डॉक्टर अनन्या की आंखों में उस वक्त एक ऐसी चमक थी जो डॉक्टर करण के अहंकार को चुनौती दे रही थी। उन्होंने तुरंत नर्स को इशारा किया और राजवीर को अंदर के एक केबिन में ले जाने लगीं। डॉक्टर करण गुस्से से लाल हो गए और चिल्लाते हुए बोले, अनन्या, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर इस भिखारी के इलाज का बिल नहीं भरा गया तो तुम्हारी पूरी सैलरी काट ली जाएगी और तुम्हें अस्पताल से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अनन्या रुकी, पीछे मुड़ी और शांति से बोली, डॉक्टर साहब, अगर एक डॉक्टर होकर मैं इंसानियत भूल जाऊं तो मुझे इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। आप मेरी सैलरी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे सड़क पर दम तोड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती। अगले 2 घंटों तक अनन्या और उनकी छोटी सी टीम ने राजवीर का चेकअप किया। राजवीर अंदर ही अंदर सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे अनन्या ने अपने हिस्से का लंच भी उन्हें खिलाने की कोशिश की और कैसे दूसरे स्टाफ सदस्य उनका मजाक उड़ा रहे थे। राजवीर ने देखा कि अस्पताल की मशीनें तो आधुनिक थीं, लेकिन वहां काम करने वाले ज्यादातर लोगों के दिल पत्थर के हो चुके थे। तभी अस्पताल के बाहर काली गाड़ियों का एक लंबा काफिला आकर रुका। शहर के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नर, शहर के मेयर और अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भागते हुए अंदर आए। डॉक्टर करण को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है या कोई वीआईपी मरीज आने वाला है। वो अपनी टाई ठीक करते हुए बाहर भागे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कमिश्नर साहब, मेयर साहब, आप लोग अचानक? सब ठीक तो है? हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, डॉक्टर करण ने चापलूसी करते हुए कहा। कमिश्नर ने उन्हें नजरअंदाज किया और कड़क आवाज में पूछा, मिस्टर पृथ्वीराज चौहान कहाँ हैं? हमारे नए चेयरमैन यहीं आने वाले थे। डॉक्टर करण के पैरों तले जमीन निकल गई। पृथ्वीराज चौहान? देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून। उन्होंने घबराते हुए कहा, सर, यहां तो कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं आए। यहां तो बस एक गंदा सा भिखारी आया था जिसे हमने। तभी केबिन का दरवाजा खुला, फटे कपड़ों में, लेकिन अब चेहरे पर एक अजीब सा तेज लिए पृथ्वीराज चौहान बाहर निकले। उनके पीछे डॉक्टर अनन्या हैरान परेशान खड़ी थीं। जैसे ही पृथ्वीराज बाहर आए, कमिश्नर और मेयर ने झुककर उन्हें सैल्यूट किया। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर करण के हाथ कांपने लगे। पृथ्वीराज ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, चेहरा साफ किया और डॉक्टर करण की आंखों में देखते हुए बोले, डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये अस्पताल गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि आज से ये अस्पताल आपके जैसे उन लोगों के लिए भी नहीं है जो डॉक्टर की सफेद कोट को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। पृथ्वीराज ने तुरंत अपने लीगल एडवाइजर को बुलाया और सबके सामने आदेश दिया, डॉक्टर करण मेहता और उन सभी स्टाफ मेंबर्स को अभी के अभी ब्लैकलिस्ट करके निकाला जाए जिन्होंने एक मरीज की जान से ज्यादा उसकी जेब को अहमियत दी। और डॉक्टर अनन्या शर्मा, आज से आप इस अस्पताल की नई मेडिकल डायरेक्टर हैं। मुझे मशीनों से ज्यादा आपकी जैसी नीयत की जरूरत है। डॉक्टर करण गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में गिर गए, लेकिन पृथ्वीराज ने एक नहीं सुनी। उन्होंने अनन्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि इस अस्पताल की गरिमा बचा ली। अब यहाँ इलाज पैसे देखकर नहीं, बीमारी देखकर होगा। उस दिन के बाद सनराइज अस्पताल की पहचान बदल गई। वहां के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, यहाँ पहले इंसान का इलाज होता है, कागजों का नहीं। अनन्या के नेतृत्व में वो अस्पताल देश का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन गया, जहां पृथ्वीराज चौहान अक्सर बिना किसी सुरक्षा के एक साधारण इंसान बनकर आते, ताकि वह देख सकें कि उनके अस्पताल में इंसानियत जिंदा है या नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने जब डॉक्टर अनन्या को मेडिकल डायरेक्टर नियुक्त करने का आदेश दिया तो पूरे अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। डॉक्टर करण मेहता, जो कुछ मिनट पहले तक अपनी ऊंची आवाज से अस्पताल की दीवारों को कंपा रहे थे, अब उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उन्होंने गंदा भिखारी कहकर धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की थी, वही इंसान उनकी पूरी दुनिया को पलटने की ताकत रखता है। डॉक्टर करण ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई पागल घुस आया है। मुझे आपकी पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। कृपया मेरी बरसों की मेहनत को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। पृथ्वीराज ने अपनी आंखों का चश्मा ठीक किया और बड़ी शांति से डॉक्टर करण के करीब जाकर बोले, डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपको मेरी पहचान का अंदाजा नहीं था। यही तो आपकी सबसे बड़ी हार है। एक डॉक्टर के लिए मरीज की पहचान सिर्फ उसकी बीमारी होनी चाहिए, उसकी हैसियत नहीं। अगर आज मैं सच में एक गरीब बेसहारा इंसान होता तो क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी? आपकी मेहनत आपके घमंड के नीचे दब चुकी है और ऐसे डॉक्टर की इस अस्पताल को तो क्या इस समाज को भी जरूरत नहीं है। गार्ड्स ने तुरंत आगे बढ़कर डॉक्टर करण और उनके उन चापलूस साथियों को पकड़ लिया
जिन्होंने उस समय राजवीर का मजाक उड़ाया था और उन्हें धक्के देकर अस्पताल के गेट से बाहर निकाल दिया। वही गेट जहां से कुछ देर पहले वे एक मासूम को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पृथ्वीराज डॉक्टर अनन्या की तरफ मुड़े, जो अभी भी पूरी तरह से स्तब्ध खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि उस सम्मान के थे जो उन्हें अपनी ईमानदारी के बदले मिला था। पृथ्वीराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अनन्या, अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे इस अस्पताल के हर कोने में वही सेवा भाव चाहिए जो तुमने आज दिखाया। आज से यहाँ एक चैरिटी विंग खुलेगी जहाँ किसी भी गरीब का इलाज मुफ्त होगा और उसका सारा खर्च मेरा ट्रस्ट उठाएगा। अनन्या ने सिर झुकाकर इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ महीनों में अनन्या ने अस्पताल का पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि कोई भी इमरजेंसी केस आने पर सबसे पहले उसका इलाज शुरू होगा, कागजी कार्रवाई बाद में की जाएगी। इधर डॉक्टर करण अपनी साख खोने के बाद शहर के छोटे मोटे क्लिनिकों में काम ढूंढने लगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के उस कड़े फैसले के बाद किसी ने उन्हें काम पर नहीं रखा। वे सड़क पर आ चुके थे। एक दिन डॉक्टर करण अपनी पुरानी फटी हुई शर्ट पहने बिना जूतों के सड़क किनारे बैठे थे। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। वे तड़पने लगे और मदद के लिए हाथ फैलाने लगे। लोग उन्हें भिखारी समझकर आगे बढ़ते गए, कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी वहां से एक एम्बुलेंस गुजरी और उसमें मौजूद स्टाफ ने उन्हें तुरंत उठाया और उसी सनराइज अस्पताल ले आए जहां से उन्हें निकाला गया था। डॉक्टर करण को लगा कि शायद आज उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि उन्होंने इसी अस्पताल में गरीबों के साथ बुरा किया था। लेकिन जैसे ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, सामने डॉक्टर अनन्या खड़ी थीं। उन्होंने करण को पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदला लेने की भावना नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, इन्हें फौरन आईसीयू में शिफ्ट करो, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, जल्दी। डॉक्टर करण की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान का उन्होंने करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी, वही आज उनकी जान बचाने के लिए भाग दौड़ कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब करण की हालत में सुधार हुआ तो पृथ्वीराज चौहान उनसे मिलने आए। करण ने बिस्तर से उठने की कोशिश की और बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्होंने कहा, सर, आज मुझे समझ आया कि इंसानियत क्या होती है। आपने मुझे सजा देकर और अनन्या ने मेरी जान बचाकर मुझे नया जन्म दिया है। मैं अपनी सारी संपत्ति और अपना बचा हुआ जीवन गरीबों की सेवा में लगाना चाहता हूँ। पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। याद रखना, ऊंचे ओहदों पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े वो होते हैं जो झुककर दूसरों को सहारा देते हैं। इस घटना के बाद सनराइज अस्पताल न केवल देश का सबसे बड़ा अस्पताल बना, बल्कि ये इंसानियत का मंदिर कहलाने लगा। पृथ्वीराज और अनन्या की इस जोड़ी ने मिलकर चिकित्सा जगत में एक ऐसी क्रांति ला दी जहां गरीबी किसी की जान जाने का कारण नहीं बनती। पृथ्वीराज चौहान के इस क्रांतिकारी फैसले के बाद सनराइज अस्पताल की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी, लेकिन पृथ्वीराज का विजन सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि समाज में केवल इलाज मुफ्त कर देने से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि असली बदलाव तब होगा जब आने वाली पीढ़ी के मन में बचपन से ही सेवा और नैतिकता के बीज बोए जाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने अस्पताल के पास ही एक विशाल भूमि पर चौहान विद्यापीठ नाम के एक अनोखे स्कूल की नींव रखने का फैसला किया। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह मिटा दिया गया था। पृथ्वीराज ने आदेश दिया कि इस स्कूल में शहर के सबसे रईस घर के बच्चे भी पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ उसी बेंच पर उन सफाई कर्मचारियों और मजदूरों के बच्चे भी बैठेंगे जो अस्पताल या शहर के दूसरे हिस्सों में काम करते हैं। स्कूल का नियम सख्त था। सभी बच्चे एक जैसी वर्दी पहनेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे और सबको एक ही बस में स्कूल आना होगा। किसी भी बच्चे को अपनी निजी महंगी गाड़ी से स्कूल आने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अनन्या को इस स्कूल के ट्रस्ट का मार्गदर्शक बनाया गया। स्कूल के उद्घाटन के दिन पृथ्वीराज ने एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैंने अस्पताल में देखा कि कैसे इंसान का ओहदा उसकी सोच को पत्थर बना देता है। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर करण जैसे बने, जो फटे कपड़ों को देखकर इंसान की कीमत आंकते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां से ऐसे इंसान निकलें जो डॉक्टर अनन्या की तरह दूसरों के दर्द को अपना समझें। शुरुआत में कई अमीर माता पिता ने विरोध किया। उनका कहना था कि उनके बच्चे मजदूरों के बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। लेकिन पृथ्वीराज अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि जिन्हें समानता पसंद नहीं, वे अपने बच्चों का दाखिला कहीं और करा सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इस स्कूल का शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े शिक्षाविद वहां आने को तरसने लगे। स्कूल के अंदर एक खास क्लास होती थी जिसे इंसानियत की कक्षा कहा जाता था। हर हफ्ते डॉक्टर
अनन्या या खुद पृथ्वीराज वहां जाकर बच्चों को जीवन के असल सबक सिखाते थे। एक बार एक रईस बिजनेसमैन का बेटा आरव एक गरीब माली के बेटे सोहन का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि सोहन के जूते पुराने थे। ये बात जब पृथ्वीराज तक पहुंची तो उन्होंने आरव को स्कूल से निकालने के बजाय उसे एक अनोखी सजा दी। उन्होंने आरव को 1 हफ्ते तक माली के साथ मिलकर स्कूल के बगीचे में काम करने को कहा। 7 दिनों तक चिलचिलाती धूप में मिट्टी खोदने और पौधों को पानी देने के बाद आरव के हाथ में छाले पड़ गए। तब उसे एहसास हुआ कि सोहन के पिता कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। 7वें दिन आरव ने सबके सामने सोहन से माफी मांगी और अपने पॉकेट मनी से उसे नए जूते तोहफे में दिए। ये उस स्कूल की सबसे बड़ी जीत थी। वक्त बीतता गया और चौहान विद्यापीठ से निकले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर तो बने ही, लेकिन सबसे बढ़कर वे नेक इंसान बने। डॉक्टर करण मेहता, जो अब पूरी तरह बदल चुके थे, इसी स्कूल के पास बने एक छोटे से मुफ्त क्लिनिक में बच्चों का इलाज करने लगे। वे अक्सर स्कूल के बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और बताते कि कैसे एक गलत अहंकार ने उन्हें बर्बाद कर दिया था और कैसे एक छोटे से बदलाव ने उन्हें फिर से जीना सिखाया। पृथ्वीराज चौहान अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन जब भी वे शाम को अस्पताल की खिड़की से बच्चों को साथ खेलते और हंसते देखते, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती। उन्हें समझ आ गया था कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान दूसरे का सम्मान करे, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। पृथ्वीराज चौहान का ये सपना अब धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने लगा था और चौहान विद्यापीठ की ख्याति केवल शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई थी। स्कूल के अनुशासन और वहां की अनोखी शिक्षा पद्धति को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आने लगे थे, लेकिन पृथ्वीराज के मन में एक और विचार चल रहा था। उन्होंने देखा कि स्कूल में एक बच्चा था जिसका नाम समीर था। समीर के पिता उसी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर थे जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। समीर बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके मन में अमीरों के प्रति एक गहरी नफरत और हीन भावना घर कर गई थी। वह अक्सर अकेला बैठा रहता और स्कूल के उन बच्चों से बात नहीं करता था जो बड़ी गाड़ियों से उतरते थे या जिनके माता पिता शहर के बड़े रईस थे। पृथ्वीराज ने जब ये गौर किया तो उन्हें लगा कि अगर समीर जैसे बच्चों के मन से ये कड़वाहट नहीं निकाली गई तो शिक्षा का असली उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने एक दिन समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। समीर डरा हुआ था, उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। पृथ्वीराज ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तुम अपने साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें वे पसंद नहीं? समीर ने नीची नजरें करके जवाब दिया, सर, वे लोग बड़े लोग हैं, उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, वे कभी मेरा दर्द नहीं समझ सकते। पृथ्वीराज मुस्कुराए और उन्होंने समीर को एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में पृथ्वीराज खुद एक फटी हुई कमीज पहने एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने समीर को बताया कि वे खुद कभी बहुत गरीब थे और उन्होंने अपनी मेहनत और सही नीयत से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने समीर को समझाया कि इंसान की असली ताकत उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और उसके चरित्र में होती है। उसी दिन पृथ्वीराज ने स्कूल में एक नया नियम लागू किया जिसे श्रमदान का नाम दिया गया। इस नियम के तहत हर महीने के एक दिन शहर के सबसे अमीर बच्चों को स्कूल की सफाई करनी होती थी और गरीब बच्चों को नेतृत्व की भूमिका दी जाती थी ताकि वे आत्मविश्वास सीख सकें। इस बदलाव का असर ये हुआ कि समीर धीरे धीरे खुलने लगा और उसने देखा कि आरव जैसे रईस बच्चे भी उसके साथ मिलकर जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और मेहनत करते हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब स्कूल की सालाना खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में रिले रेस का फाइनल मुकाबला था। समीर और आरव एक ही टीम में थे। दौड़ के आखिरी क्षणों में आरव का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। पूरी भीड़ चिल्ला रही थी क्योंकि उनकी टीम हारने वाली थी, लेकिन समीर, जो रेस में सबसे आगे निकल सकता था, पीछे मुड़ा और आरव का हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसने जीत की परवाह नहीं की, बल्कि अपने साथी की परवाह की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर फिनिश लाइन पार की। हालांकि वे तकनीकी रूप से हार गए थे, लेकिन पृथ्वीराज ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं और उन्हें सच्चे विजेता का पुरस्कार दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा और कई साल बीत गए। अब समीर और आरव दोनों बड़े हो चुके थे। समीर अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था और आरव ने अपने पिता का बिजनेस संभाला था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वे दोनों आज भी सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन शहर में एक भयंकर बाढ़ आई जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और अस्पताल में घायलों की भीड़ लग गई। उस समय डॉक्टर, अनन्या और पृथ्वीराज बूढ़े हो चुके थे, लेकिन समीर और आरव ने मिलकर मोर्चा संभाला। समीर ने अपनी लैब से राहत सामग्री और दवाइयां भेजी, जबकि आरव ने अपनी सारी गाड़ियां और गोदाम लोगों की मदद के लिए खोल दिए। पृथ्वीराज चौहान ये सब अस्पताल की बालकनी से देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें याद आया
वो दिन जब उन्होंने फटे कपड़े पहनकर अस्पताल में कदम रखा था और डॉक्टर करण ने उन्हें दुत्कारा था। आज उनके लगाए हुए पौधों ने ऐसे फल दिए थे जो पूरे समाज को छाया दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक इंसान की छोटी सी पहल कैसे हजारों जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। अब सनराइज अस्पताल और चौहान विद्यापीठ सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि वे एक ऐसी विचारधारा बन चुके थे जहां गरीबी और अमीरी का भेद मिट चुका था। पृथ्वीराज ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को जाएगी, जिसका संचालन समीर, आरव और अनन्या मिलकर करेंगे, ताकि ये सिलसिला सदियों तक चलता रहे। डॉक्टर अनन्या के व्यक्तित्व में जो ठहराव और दूसरों के प्रति जो गहरी संवेदना थी, उसकी जड़ें उनके बचपन के एक बहुत ही कठिन संघर्ष में छिपी थीं, जिसे उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं था। अनन्या का जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि उनके पिता एक छोटे से सरकारी स्कूल में मामूली शिक्षक थे। अनन्या ने बचपन से ही देखा था कि कैसे उनके पिता अपनी सीमित तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों पर खर्च कर देते थे, जिनके पास सिर छुपाने को छत भी नहीं थी। एक बार की बात है, जब अनन्या केवल 10 साल की थीं, उनके घर के पास रहने वाली एक गरीब महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो महिला अनन्या की मां की सहेली जैसी थी। अनन्या के पिता उसे लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल भागे थे, लेकिन वहां के दरबानों और डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ इसलिए अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि उनके पास जमा करने के लिए एडवांस पैसे नहीं थे। उस रात उस महिला ने अस्पताल की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया था। उस नन्ही बच्ची की आंखों ने उस रात इंसानियत को मरते हुए देखा था। अनन्या के पिता ने उस वक्त रोते हुए अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा था, बेटा, दुनिया में काबिल लोग तो बहुत हैं, लेकिन रहमदिल लोगों की बहुत कमी है। अगर तुम कभी कुछ बनो तो बस इतना याद रखना कि सफ़ेद कोट पहन लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान वो होता है जो टूटते हुए इंसान को सहारा दे। पिता की वो बात अनन्या के दिल में पत्थर की लकीर बन गई थी। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान रातों की नींद कुर्बान कर दी, लेकिन कभी अपना उद्देश्य नहीं भूला। जब वे कॉलेज में थी तो बाकी छात्र छुट्टियों में घूमने जाते थे, लेकिन अनन्या बस्तियों में जाकर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाती थीं। उन्होंने वहीं सीखा था कि एक बीमार इंसान को दवा से ज्यादा एक सहानुभूति भरे स्पर्श और मीठे बोल की जरूरत होती है। इसीलिए जब सनराइज अस्पताल में डॉक्टर करण मेहता उस बुजुर्ग पृथ्वीराज चौहान को धक्के मार रहे थे, तो अनन्या को उस बुजुर्ग में वही बेबस महिला और अपने पिता के शब्द याद आ गए। उनके लिए वो सिर्फ एक मरीज नहीं था, बल्कि वो एक परीक्षा थी जिसमें वे फेल नहीं होना चाहती थीं। उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि नौकरी फिर मिल सकती है, लेकिन अगर आज उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। पृथ्वीराज चौहान ने जब अनन्या की आंखों में वो दृढ़ता देखी तो उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण दया नहीं है, बल्कि ये सालों के संस्कारों और दुखों से तपकर निकली हुई समझदारी है। अनन्या अक्सर रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद अस्पताल के गार्डन में बैठती और उन दिनों को याद करती जब उनके पास खुद की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। उनकी समझदारी किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के उन कड़वे अनुभवों से आई थी जहां उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया था। यही कारण था कि जब वे मेडिकल डायरेक्टर बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अस्पताल के गेट से गार्ड की वो सख्त चौकसी हटा दी जो केवल कपड़े देखकर लोगों को अंदर आने देती थी। उन्होंने हर स्टाफ के लिए एक अनिवार्य वर्कशॉप शुरू की जिसका नाम था महसूस करो। इसमें हर डॉक्टर और नर्स को एक दिन के लिए मरीज बनकर रहना पड़ता था, ताकि वे समझ सकें कि डर और बीमारी में इंसान कैसा महसूस करता है। अनन्या की इस दूरगामी सोच ने सनराइज अस्पताल को एक ऐसी जगह बना दिया जहां दीवारें सफ़ेद थीं, लेकिन वहां का माहौल रंगीन और उम्मीदों से भरा था। पृथ्वीराज चौहान अक्सर अनन्या से कहते थे कि मैंने तो सिर्फ पैसा लगाया है, लेकिन इस अस्पताल में जान तुमने फूंकी है। अनन्या बस मुस्कुरा देती और अपने पिता की उस पुरानी फटी हुई डायरी को छूती जिसमें लिखा था कि सच्ची कामयाबी वही है जो दूसरों के आंसू पोंछ सके। पृथ्वीराज चौहान और डॉक्टर अनन्या की ये जोड़ी अब केवल एक अस्पताल और स्कूल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी विचारधारा एक आंदोलन बन चुकी थी। समय बीतता गया और पृथ्वीराज का शरीर अब उम्र के बोझ से थकने लगा था। एक सर्द शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें सनराइज अस्पताल के कांच के झरोखों से छनकर आ रही थीं, पृथ्वीराज ने अनन्या को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी जो उस दिन थी जब उन्होंने फटे कपड़ों में अस्पताल की दहलीज पार की थी। उन्होंने अनन्या का हाथ अपने कांपते हाथों में लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अनन्या, आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच समझ आया है। लोग कहते हैं कि मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया, पर सच तो ये है कि उस दिन अगर तुम मुझे सहारा न देती तो मैं अपनी कड़वाहट के साथ मर जाता। तुमने मुझे सिखाया कि पैसा सिर्फ सुविधाएं खरीद सकता है, सुकून तो सिर्फ इंसानियत से मिलता है। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपने मुझे वो मंच दिया जहां मैं अपने पिता के सपनों को जी सकी। आपने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि उन हजारों बच्चों का भविष्य संवारा जो आज इस दुनिया को बेहतर बनाने की कसम खा चुके हैं।
उसी रात पृथ्वीराज चौहान ने चैन की नींद में अपनी अंतिम सांसें ली। उनके जाने का शोक पूरे शहर में था, लेकिन ये शोक किसी राजा के जाने का नहीं, बल्कि एक ऐसे मसीहा के जाने का था जिसने अमीरी और गरीबी के बीच का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया था। उनकी वसीयत जब सबके सामने पढ़ी गई तो उसमें एक ऐसा प्रावधान था जिसने सबको हैरान कर दिया। पृथ्वीराज ने अपनी सारी निजी संपत्ति एक विशेष मानवता कोष के नाम कर दी थी, जिसका उपयोग उन प्रतिभाशाली छात्रों और डॉक्टरों के लिए होना था जो छोटे गांवों में जाकर अपनी सेवाएं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी वसीयत के अंत में एक नोट लिखा था, जब भी कोई गरीब इस अस्पताल की दहलीज पर आए तो ये मत देखना कि उसने क्या पहना है, बल्कि ये देखना कि उसकी आंखों में कितनी उम्मीद है, क्योंकि कभी कभी एक भिखारी के वेश में खुद मालिक परीक्षा लेने आता है। आज वर्षों बाद भी सनराइज अस्पताल के मुख्य द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा के हाथ में कोई तलवार या ढाल नहीं है, बल्कि वो एक घायल पक्षी को सहारा देते हुए दिखाए गए हैं। डॉक्टर अनन्या अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन वे आज भी हर सुबह वार्ड में चक्कर लगाती हैं और हर मरीज के सिर पर हाथ रखकर उसी गरिमा के साथ बात करती हैं, जैसे उन्होंने उस दिन फटे कपड़ों वाले पृथ्वीराज से की थी। समीर और आरव अब बड़े होकर इस मिशन को आगे ले जा रहे हैं। कहानी का सार बस इतना ही है कि कपड़े और पैसा केवल बाहरी आवरण है, असली इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। आज भी जब कोई नया डॉक्टर उस अस्पताल में शामिल होता है तो उसे सबसे पहले डॉक्टर अनन्या वो पुराना फटा हुआ कुर्ता दिखाती हैं जिसे पृथ्वीराज ने उस दिन पहना था। वो कुर्ता आज भी एक कांच के बक्से में सुरक्षित रखा है, ताकि हर आने वाले को ये याद रहे कि कुर्सी और ओहदे पर बैठने से पहले एक इंसान होना सबसे जरूरी है। अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, इंसानियत की एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे जहां को रोशन करने के लिए काफी होती है। डॉक्टर अनन्या अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर थीं जहां उन्होंने हजारों डॉक्टरों को तैयार किया था, लेकिन उनके मन में एक आखिरी इच्छा अभी भी अधूरी थी। वो चाहती थी कि पृथ्वीराज चौहान का वो इंसानियत का पाठ केवल एक शहर या एक अस्पताल तक सीमित न रहे, बल्कि वो देश के हर उस कोने तक पहुंचे जहां आज भी गरीबी के कारण इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने समीर और आरव को बुलाकर एक बड़ी योजना तैयार की। उन्होंने चलते फिरते अस्पताल, मोबाइल क्लिनिक की एक पूरी श्रृंखला शुरू की जो उन सुदूर गांवों में जाकर मुफ्त इलाज करती थी जहां कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन जब अनन्या एक छोटे से गांव के कैंप में मरीजों को देख रही थी, उनके पास एक बहुत ही बूढ़ा और लाचार आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। अनन्या ने गौर से देखा, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर करण मेहता थे। सालों तक पश्चाताप की आग में जलने और गरीबी की मार झेलने के बाद उनका अहंकार पूरी तरह राख हो चुका था। उन्होंने अनन्या के पैर छुए और रोते हुए बोले, मैडम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। क्या मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक आखिरी मौका मिल सकता है? मैं इन गरीबों के घाव धोना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अनन्या की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने करण को उठाया और बड़े सम्मान के साथ अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने कहा, डॉक्टर करण, पृथ्वीराज सर ने हमेशा कहा था कि जो अपनी गलती मान ले वो हारता नहीं है, बल्कि वो जीतने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। आज से आप इस मोबाइल क्लिनिक के हेड होंगे और गांव-गांव जाकर सेवा करेंगे। उस दिन डॉक्टर करण की आंखों में वो चमक थी जो शायद सालों पहले गायब हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि जो सुकून सेवा में है वो आलीशान बंगलों और लाखों की सैलरी में कभी नहीं था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। डॉक्टर अनन्या भी एक दिन शांत भाव से इस दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन जाते जाते उन्होंने समीर और आरव को एक डायरी सौंपी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसकी संवेदनशीलता से होती है। जिस दिन एक डॉक्टर के हाथ मरीज की नब्ज देखते समय कांपने लगें और उसके दिल में दर्द महसूस हो, समझ लेना वो एक सच्चा डॉक्टर बन गया है। आज वो अस्पताल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक मंदिर की तरह पूजा जाता है। वहां आने वाला हर मरीज, चाहे वो फटे कपड़ों में हो या मखमल में, एक जैसी मुस्कान और सम्मान के साथ विदा होता है। पृथ्वीराज चौहान की वो छोटी सी परीक्षा आज एक विशाल विचारधारा बन चुकी है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों के साथ भी साझा करें।